हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर। इस वीडियो में लेके आया हूं 4 जून 2022 के जोधपुर डिवीजन, उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टर के लिए जो पेपर हुआ था, विभागीय परीक्षा हुई थी, उसका शेष रहा भाग। अब से पहले इस प्रश्न पत्र के मैंने 2 वीडियो विस्तारित रूप से बनाए हैं। एक एक प्रश्न का बहुत विस्तार से विवेचन किया हुआ है। वो आप का लिंक इसमें दे रखा है, आप उधर से जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक हैं, आप उधर से जरूर देखना। इस वीडियो में 56वें क्वेश्चन से लेके आया हूं। देखेंगे 56वां क्वेश्चन। 56वें क्वेश्चन में दे रखा है एनटीकेएम का अर्थ क्या है। एनटीकेएम का अर्थ क्या है? और इसका बिल्कुल अर्थ होता है नेट टन किलोमीटर। इसका क्या अर्थ होता है? नेट टन किलोमीटर। नहीं तो नेट ट्रेन किलोमीटर होता है, नहीं नियर टन किलोमीटर होता है। और केवल 56वें एनटीकेएम का अर्थ होता है नेट टन किलोमीटर। ठीक है। 57वां क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत इंजन के रूप में परिवर्तित WDG3A इंजन को कहा जाता है। WDG3A इंजन पहले डीजल के रूप में काम करता था, अब इसको विद्युत पावर के रूप में बदल दिया गया है कंपनी के द्वारा। इसका उत्तर रहेगा WAG-C3। इसका 57वें का डी उत्तर सही रहेगा, WAG-C3। ठीक है। 57वें क्वेश्चन में WDG3A इंजन पहले डीजल का था, इसको विद्युत इंजन में परिवर्तित करके WAG-C3 पावर बना दिया गया है। ठीक है। 58वें क्वेश्चन में देखेंगे BCN बैगन के मामले में मिनी रैक के लदान उतराई, लदान का मतलब भराई और उतराई खाली करना के लिए अनुमत निःशुल्क समय। BCN बैगन को खाली करने या भरने के लिए मिनी रैक के लिए सबसे कम अनुमानित समय कितना दिया गया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, रेल के द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर रहेगा 5 घंटे। BCN वैगन के मामले में BCN वैगन के मामले मिनी रैक के लदान और उतराई के लिए समय रहेगा मिनिमम 5 घंटे। जो फ्री का समय है वो कितना रहेगा? 5 घंटे रहेगा। ठीक है। 59वां क्वेश्चन देखेंगे। 59वें क्वेश्चन को हल करवाने से पहले मैं एक बार बता दूं कि इससे पहले इस पेपर में ध्यान रहे, विभागीय परीक्षा में NWR में 110 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन राजभाषा के होते हैं, हिंदी के। 100 क्वेश्चन बाकी सब चीजों के 100 क्वेश्चन होते हैं। विभागीय गणित, अंग्रेजी सबके 100 क्वेश्चन आते हैं, और इनमें से केवल 100 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं करने रहते हैं। ठीक है। मैंने आपसे पहले बहुत सारे हल करवा रखे हैं पेपर। उन पेपरों में एक चीज मैंने देखी है कि ये ऐसे क्वेश्चन है, विभागीय क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन है, सारे तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे पेपर में आते रहते हैं। इसलिए आप कभी भी परीक्षा दो, विभागीय परीक्षा, तो पिछले वीडियो जरूर देखें। 100% इन्हीं वीडियो में से प्राप्त क्वेश्चन आते रहते हैं। 59वां क्वेश्चन है, किसी भी रेल सेवक को अवधि से अधिक तक की किसी भी प्रकार की निरंतर छुट्टी नहीं दी जा सकती है। एक रेल कर्मचारी को सबसे ज्यादा निरंतर लगातार कितने दिन की छुट्टी दी जा सकती है? 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 3 वर्ष है और 2 वर्ष है। तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। 59वें क्वेश्चन में ए सही रहेगा, 5 वर्ष। किसी भी रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती है, निरंतर छुट्टी नहीं दी जा सकती है। किसी भी रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक निरंतर छुट्टी नहीं दी जा सकती है। ठीक है। 59वां क्वेश्चन क्लियर है। आपका 60वां क्वेश्चन देखेंगे, नियोजन वर्गीकरण। 60वें क्वेश्चन में देखेंगे, नियोजन वर्गीकरण के विरुद्ध को अपील की जा सकती है। किसको अपील की जा सकती है? नियोजन वर्गीकरण के विरुद्ध किसको अपील की जा सकती है? महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, शाखा अधिकारी। 60वें क्वेश्चन का सी आंसर सही रहेगा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को। नियोजन वर्गीकरण के विरुद्ध जो अपील की जा सकती है वो है क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को रिपोर्ट की जा सकती है। 61वां क्वेश्चन देखेंगे, रेल कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? निलंबित करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? सस्पेंड करने के लिए, रेल कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? SF5, SF11, SF1 और SF2। मैं आपको
चारों के बारे में क्लियर करवा देता हूं। SF5 का क्या मतलब होता है, 11 का और 1 और 2 का, 5 चारों का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। SF5 ए में दे रखी है SF5, और SF5 का मतलब होता है ये किसके लिए जारी की जाती है कि नियम 9 के अंतर्गत दीर्घ दंडारोपण के लिए आरोप पत्र, यानी कि बड़ी शास्ति के लिए, किसके लिए, बड़ी शास्ति के लिए। SF5 नियम 9 के अंतर्गत दीर्घ दंडारोपण के लिए आरोप पत्र। और SF11 होती है कि लघु आरोप पत्र, लघु दंडारोपण के लिए, छोटी शास्ति के लिए। SF5 बड़ी शास्ति के लिए मानी जाती है और SF11 छोटी शास्ति के लिए मानी जाती है। सी में दे रखा है SF1 का मतलब होता है नियम 5 के पैरा नंबर 1, नियम 5 के पैरा नंबर 1 के तहत निलंबन आदेश, सस्पेंड ऑर्डर। SF1 में क्या होता है, निलंबन आदेश होता है नियम संख्या 5 के पैरा नंबर 1 के तहत, सस्पेंड ऑर्डर, यानी कि 61वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा सी, SF1। SF2 का भी मैं बता देता हूं, डी में जो SF2 दे रखा है, मैं एक बार बता दूं आपको कि परीक्षा में इसमें तो चलो ये दे रखा है, बाकी किसी का भी पूछ सकता है, SF5 का भी पूछ सकता है, 11, 1, 2 किसी का भी पूछ सकता है। तो मैं आपको चारों चीजें क्लियर करवा देता हूं। SF2 का मतलब होता है नियम संख्या 5 के पैरा संख्या 2 के तहत डिम्ड निलंबन आदेश, डिम्ड निलंबन आदेश के लिए SF2 दी जाती है। मैं वापस रिपीट करवा दूं, SF5 दी जाती है बड़ी शास्ति के लिए, दीर्घ दंडारोपण के लिए। SF11 दी जाती है लघु आरोप पत्र यानी लघु दंडारोपण, छोटी शास्ति के लिए। SF1 सस्पेंड ऑर्डर है और SF2 नियम 5 के पैरा 2 के तहत डिम्ड निलंबित आदेश। ठीक है, 61वें सवाल का क्वेश्चन का हल आराम से हो गया। एक बार यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 62वां क्वेश्चन है, अधिकतम औसत वेतन छुट्टियों की संख्या जिनका संचयन किया जा सकता है, यानी कि औसत वेतन छुट्टी जिनको कर्मचारी जोड़ करके उनका पैसा ले सकता है। सबको पता है रिटायरमेंट के लिए सब 300 छुट्टियां इकट्ठी करते हैं, तो 62वें क्वेश्चन का बी आंसर सही रहेगा। औसत छुट्टी कितनी इकट्ठी करनी चाहिए, 300 छुट्टी इकट्ठी होंगी। ठीक है, 62वें क्वेश्चन का बी सही रहेगा। 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एरर सीट कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है। एरर सीट कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है, और एरर सीट 4 प्रतियों में तैयार की जाती है। एरर सीट 4 प्रतियों में तैयार की जाती है, इसलिए 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 64 नंबर का क्वेश्चन है, पावर प्लान करते समय। 64 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे पावर प्लान करते समय किन किन सर्विसेज को शामिल किया जाता है। जब पावर प्लान करते हैं उस टाइम पर किन किन सर्विसेज को शामिल किया जाता है। ए में पैसेंजर दे रखा है, बी में माल दे रखा है, सी में शंटिंग दे रखी है, और डी में उपरोक्त सभी दे रखा है। तो 64वें में देखेंगे कि पावर प्लान जब करते हैं उसमें सारी सर्विसेज को शामिल किया जाता है, ऑल सर्विसेज शामिल की जाती हैं, पैसेंजर भी होती हैं, गुड्स होता है, और शंटिंग भी शामिल होती हैं। इसलिए 64वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, 64वें क्वेश्चन में पैसेंजर, गुड्स और शंटिंग सारी सम्मिलित रहेंगी, इसलिए 64वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा डी, उत्तर रहेगा। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देखेंगे, टोटल इंजन ओवर ऑफ ट्रैफिक यूज को 24 से भाग करके किसकी गणना की जाती है। टोटल इंजन, देखो इंजन ओवर ऑफ ट्रैफिक यूज, ये 24 घंटे में इंजन ओवर ऑफ ट्रैफिक यूज, ट्रैफिक के लिए कितना काम में आया है। 24 घंटे के लिए कितने घंटे ट्रैफिक यूज हुआ है इंजन का, उसमें 24 का भाग देते हैं और उससे निकलता है आउटेज। उससे क्या निकलता है, इंजन का आउटेज निकलता है, कितने घंटे काम किया है। इंजन के आवर ऑफ ट्रैफिक यूज में कितने घंटे तक काम आया है, उसमें 24 घंटे का भाग दे करके आउटेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आउटेज निकालते हैं। इसलिए 65वें क्वेश्चन का बी आंसर सही रहेगा। 65वें क्वेश्चन का बी आंसर सही रहेगा। 66वां क्वेश्चन देखेंगे, डिमांड रजिस्ट्रेशन टास्क। 66वें क्वेश्चन में है, डिमांड रजिस्ट्रेशन टास्क फोयस, FOIS के किस साइकिल में की जाती है। जो फोयस है वो गुड्स का एक सिस्टम होता है, गुड्स के लिए एक सिस्टम होता है,
उसमें डिमांड रजिस्ट्रेशन टास्क फॉयस के किस साइकिल में की जाती हैं? देखेंगे। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करवा देता हूं कि फॉयस की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत बार आता है कई क्वेश्चनों में, कई पेपरों में। 2022 में जो पेपर हुए हैं बीकानेर डिवीजन में, उसमें इन चीजों के बहुत सारे फुल फॉर्म पूछी गई हैं। तो पहले मैं बता दूं फॉयस की फुल फॉर्म क्या होती है। फॉयस की फुल फॉर्म होती है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉयस की फुल फॉर्म फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरा उद्देश्य आपके पेपरों को हल करवाना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य आपके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करवाना है। एक क्वेश्चन में आपको हल करवा दूं, उससे आप कई क्वेश्चन हल कर सको, यही मेरा उद्देश्य है। 66वां क्वेश्चन में डिमांड रजिस्ट्रेशन टास्क फॉयस के किस साइकिल में की जाती है? इसका उत्तर रहेगा आउटवर्ड साइकिल में। ए इसका उत्तर रहेगा, आउटवर्ड साइकिल में। 66वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ए। 67वां क्वेश्चन देखेंगे। 67वें क्वेश्चन में दे रखा है कंट्रोल ऑफिस में किन स्टेशनों के SWR उपलब्ध होने चाहिए? कंट्रोल ऑफिस में किन स्टेशनों के SWR उपलब्ध होने चाहिए? इसमें उत्तर है सभी स्टेशन, जंक्शन स्टेशन, मुख्य स्टेशन, सड़क के किनारे स्टेशन। मैं आपको एक चीज बता दूं, रेलवे की दृष्टि में चाहे स्टेशन छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जंक्शन हो, चाहे रोड साइड हो, चाहे मुख्य स्टेशन हो, स्टेशन को रेलवे की दृष्टि में स्टेशन ही माना जाता है। इसलिए कंट्रोल ऑफिस में उस सेक्शन के आने वाले सभी स्टेशनों के SWR रखे जाते हैं। कंट्रोल ऑफिस में उस सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों के SWR रखे जाते हैं। और SWR की फुल फॉर्म सबको पता है, स्टेशन वर्किंग रूल। SWR की फुल फॉर्म सबको पता है, स्टेशन वर्किंग रूल SWR की फुल फॉर्म होता है। 68वां क्वेश्चन हल करने से पहले एक बार मैं बता दूं आपको कि आप वीडियो को अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। 68वां क्वेश्चन देखेंगे, टन किलोमीटर कौन सा यूनिट है? मैंने इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन बताया था NTKM, नेट टन किलोमीटर। और नेट टन किलोमीटर कौन सा यूनिट है? अब मैं आपको एक बार यूनिटों के बारे में बता देता हूं। यूनिट 4 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी यूनिट, फंडामेंटल और डिराइवेट यूनिट। ठीक है, प्राइमरी यूनिट जो है उसमें कौन कौन से आते हैं वो आपको बता देता हूं। प्राइमरी यूनिट में आती हैं क्वांटिटी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड सर्विस परफॉर्मेंस, सर्विस परफॉर्म्ड। ठीक है, प्राइमरी यूनिट है, उनमें 4 चीजें सम्मिलित होती हैं, क्वांटिटी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड सर्विस परफॉर्म्ड। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, उस फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या काम में लिए जाते हैं? टन किलोमीटर्स। जो 68वें क्वेश्चन का उत्तर है वो सी रहेगा। टन किलोमीटर फंडामेंटल यूनिट में होता है। तो फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन से होते हैं? टन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स, ट्रेन किलोमीटर्स, वैगन किलोमीटर्स और इंजन आवर्स, वैगन डे आदि। फंडामेंटल यूनिट में टन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स, ट्रेन किलोमीटर्स, वैगन किलोमीटर्स, इंजन आवर्स, वैगन डे, ये लगभग चीजें फंडामेंटल यूनिट में होती हैं। डिराइव्ड यूनिट होती है, उसमें पैसेंजर की अर्निंग, नंबर ऑफ पैसेंजर और वैगन किलोमीटर, जो डी में दे रखा है। डिराइवेटिव यूनिट उसमें होता है पैसेंजर अर्निंग, नंबर ऑफ पैसेंजर, वैगन का किलोमीटर, ये डी में जो दे रखी है उसमें हो गया। 68 का क्लियर हो गया आपको कि टन किलोमीटर यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है, टन किलोमीटर यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, 69वां क्वेश्चन देखेंगे, रात्रि निरीक्षण। 69वें क्वेश्चन में रात्रि निरीक्षण सामान्यतः कितने से कितने बजे के बीच में किया जाता है? सभी स्टेशनों के, भारतीय रेल में सभी स्टेशनों पर रात्रि निरीक्षण स्टेशन अधीक्षक के द्वारा महीने में 2 बार किया जाता है। अचानक औचक रात्रि इंस्पेक्शन स्टेशन अधीक्षक के द्वारा महीने में 2 बार किया जाता है। और कितने बजे से कितने बजे तक किया जाता है? इसका उत्तर रहेगा बी, 0 बजे से 4 बजे तक। इसका उत्तर रहेगा बी, 0 बजे से 4 बजे तक। विभागीय कई परीक्षाओं में मैं बता देता हूं आपको, कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं।
एक परीक्षा में तो ऐसा भी पूछा गया है कि रात्रि समय, रेलवे में रात्रि समय कब से कब तक माना गया है। मैं आपको इसका क्लियर करवा देता हूं कि रात्रि समय, भारतीय रेल में रात्रि समय सूर्यास्त से सूर्योदय माना गया है। भारतीय रेल में रात्रि समय सूर्यास्त से सूर्योदय माना जाता है। दूसरा एक क्लियर और करवा देता हूं, जो रात्रि ड्यूटी का भत्ता मिलता है वो हमको मिलता है, जो ए में दे रखा है 22 बजे से 6 बजे तक का रात्रि अलाउंस, नाइट अलाउंस जो हमको मिलता है वो मिलता है 22 बजे से 6 बजे तक। देखो 0 बजे से 4 बजे तक रात्रि निरीक्षण का सामान्य समय है, 22 बजे से 6 बजे तक का हमको रात्रि ड्यूटी का भत्ता दिया जाता है, और सूर्यास्त से सूर्योदय का हमारा रात्रिकालीन समय है रेलवे के अनुसार। ठीक है, 69वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, 0 बजे से 4 बजे तक। 70वें क्वेश्चन में देखेंगे, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में, 70वें क्वेश्चन में दे रखा है मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर कितना ब्रेक पावर होना चाहिए। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर पूरा 100% ब्रेक पावर होना बहुत जरूरी है। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 71वां क्वेश्चन देखेंगे, 71वें क्वेश्चन में दे रखा है इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी कहां पर प्राप्त होती है। इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी कहां पर प्राप्त होती है, देखेंगे सबसे पहले दे रखा है SWR, फिर दे रखा है WTT, उसके बाद में दे रखा है एक्सीडेंट मैन्युअल, फिर दे रखा है G&SR। और इंजीनियरिंग अलाउंस की सारी जानकारियां होती हैं WTT में, WTT में। और WTT की फुल फॉर्म होती है वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल जो स्टेशनों पर आधिकारिक तौर पर सरकारी कार्यालयों में यूज के लिए जो टाइम टेबल होता है उसको हम वर्किंग टाइम टेबल कहेंगे। और इंजीनियरिंग अलाउंस, ट्रैफिक अलाउंस सबकी जानकारी हमारे वर्किंग टाइम टेबल में होती है, जो स्टेशनों पर, हर स्टेशन पर, हर रेल कर्मचारी के पास में उपलब्ध होता है। इसलिए 71वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, WTT। ठीक है, हमसे पहले के मैंने जो वीडियो हल करवाए सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उधर सबको जरूर देखना एक बार। ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। 72वां क्वेश्चन देखेंगे, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के पीछे अधिकतम कितने निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के पीछे अधिकतम कितने निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में केवल एक ही SLR के पीछे केवल एक ही निरीक्षण यान लगा सकते हैं। यानी कि चाहे मेल हो गाड़ी, चाहे वो मेल एक्सप्रेस गाड़ी, चाहे वो ब्रॉड गेज की हो, चाहे मीटर गेज की हो, कोई से भी गेज में गाड़ी चल रही हो, लेकिन हम उसके पीछे केवल एक निरीक्षण यान लगा सकते हैं। 72वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा सी। 72वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा सी। ठीक है, 73वां क्वेश्चन देखेंगे, NTES। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपका एक क्वेश्चन आया था, उसमें हल करवाया था कि हर परीक्षा में 2-4 फुल फॉर्म जरूर आती हैं, उन फुल फॉर्मों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें देखेंगे 73वें क्वेश्चन में फुल फॉर्म दे रखी है, NTES से क्या तात्पर्य है। NTES से क्या तात्पर्य है, यानी NTES का फुल फॉर्म होगा जो दे रखा है सी में, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। NTES का फुल फॉर्म रहेगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ठीक है, 74वें क्वेश्चन में देखेंगे, 74वें क्वेश्चन में है ACD से क्या तात्पर्य है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो पेपर हल हो रहा है 4 जून 2022 को जोधपुर डिवीजन में स्टेशन मास्टर LDC के लिए लगा था। ACD क्या तात्पर्य है। ACD से तात्पर्य जो सी में दे रखा है, एंटी कोलिजन डिवाइस। ACD से जो तात्पर्य है वो है जो सी में दे रखा है, एंटी कोलिजन डिवाइस। ठीक है, 74वें उत्तर, 73 के में सी आंसर रहेगा और 74 में भी सी आंसर रहेगा। 75वां क्वेश्चन देखेंगे, LWR की फुल फॉर्म क्या है। LWR की फुल फॉर्म क्या है, इसका भी आंसर आपका सी रहेगा, लॉन्ग वेल्डेड रेल। लॉन्ग वेल्डेड रेल इंजीनियरिंग का शब्द है, इसलिए आपको कई बार क्या पता, जो 76 में सवाल में दे रखी है वो भी इंजीनियरिंग का शब्द है, इसलिए आप इंजीनियरिंग के शब्दों से भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो LWR की फुल फॉर्म रहेगी लॉन्ग वेल्डेड रेल, यानी 75वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, लॉन्ग वेल्डेड रेल। 76वें क्वेश्चन में देखेंगे, SEJ की फुल फॉर्म क्या है।
SEJ की फुल फॉर्म क्या है? SEJ की फुल फॉर्म रहेगी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। इसमें SW जो स्विच की स्पेलिंग गलत दे रखी है, आपको यू की जगह आई पढ़ना है। 76 के ए में स्विच में SWUTCH, इसमें स्विच की स्पेलिंग गलत है, यू की जगह आपको आई पढ़ना है। 76वें सवाल का ए सही रहेगा, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। SEJ की फुल फॉर्म क्या रहेगी? स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। आपको यदि इस प्रश्न पत्र की PDF प्राप्त करनी है तो आप एक बार मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल दे रखा है, इंस्टाग्राम वो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर क्लिक करें और वह मेरे को जरूर लिखें, आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ विभिन्न बहुत सारे पेपर हैं, उनकी PDF आप वहां से जरूर प्राप्त करें। ठीक है, SEJ की फुल फॉर्म हो गई ए, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। 77वां क्वेश्चन देखेंगे, ODR। 77वां क्वेश्चन में दे रखा है, ODR के अनुसार माल लदान की अनुमति देना किसका कार्य है? सीधा सा तरीका है, हम सीधा सा पढ़ सकते हैं। माल का मतलब माल लदान। CTNL कंट्रोल का काम गाड़ी चलाना होता है। CTNL रनिंग के लिए जो कंट्रोल होता है वो रनिंग का होता है। पंक्चुअलिटी, गाड़ियों के लिए पंक्चुअलिटी होता है। CTNL स्टॉक, कंट्रोलर स्टॉक। तो माल का काम स्टॉक का होता है, इसलिए हमको अपने आप दिखाई दे रहा है कि माल का मतलब स्टॉक से है। तो 77वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, कंट्रोल स्टॉक। इससे पहले मैं ODR की एक बार आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। ODR की फुल फॉर्म रहेगी ऑप्टिकल डाटा रिकॉर्डर। ODR की फुल फॉर्म रहेगी ऑप्टिकल डाटा रिकॉर्डर। 77वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, कंट्रोल स्टॉक रहेगा। ठीक है, 78वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 78वां क्वेश्चन देखेंगे। 78वें क्वेश्चन में दे रखा है, मालगाड़ी या वैगन को सूचना तकनीकी की कौन सी एप्लीकेशन द्वारा ट्रेस किया जाता है? मालगाड़ी या वैगन, मालगाड़ी के डिब्बों को वैगन कहा जाता है। इसको सूचना IT की कौन सी एप्लीकेशन से ट्रेस किया जाता है? COIS, ICMS, NTES और FOIS। मैं पहले आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म बता देता हूं एक बार, फिर आप अपने आप महसूस हो जाएगा, जब इसकी फुल फॉर्म हम देखेंगे तो हमको अपने आप पता चल जाएगा कि मालगाड़ी को ट्रेस करने का एप्लीकेशन कौन सा है। देखो, COIS की फुल फॉर्म होती है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब कोचिंग का नाम ले रखा है तो कोच का होगा, मालगाड़ी का नहीं होगा। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICMS का फुल फॉर्म रहेगा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। NTES का नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम और FOIS का फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मालगाड़ी का किराए से संबंध है, FOIS, यानी कि 78वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मालगाड़ी या वैगन को सूचना तकनीकी की कौन सी एप्लीकेशन द्वारा ट्रेस किया जाता है? डी के द्वारा, FOIS के द्वारा, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोएस का फुल फॉर्म कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICMS का इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। NTES का नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम और FOIS का फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, 79 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। सिग्नल का फेल होना दुर्घटना की किस क्लास में वर्गीकृत किया जाता है? सिग्नल का फेल होना दुर्घटना की किस क्लास में वर्गीकृत किया जाता है? मैं आपको J, K, L, M चारों के बारे में एक बार बता देता हूं कि J को किसके लिए किया जाता है। देखो, J में दे रखा है, J में जो फेल दुर्घटना होती है वो होती है इंजन या चल स्टॉक। इंजन में यदि कोई दुर्घटना है या कोई चल स्टॉक में कोई दुर्घटना है, उसको हम J क्लास में वर्गीकृत करेंगे। K के लिए रेल पथ के लिए जो कोई दुर्घटनाएं होती हैं, कोई रेल पथ की कोई दुर्घटना होती है, उसको हम के अंदर वर्गीकृत करेंगे, के क्लास की वो दुर्घटना रहेगी। एल के लिए सिरोपरि तार, जो सिर के ऊपर होकर जो OHE की जो दुर्घटनाएं होंगी वो एल में काउंट करेंगे, वो एल क्लास में होंगी। और सिग्नल व दूर संचार के उपकरणों का खराब हो जाना एम में लेते हैं, यानी कि 79 नंबर के सिग्नल का फेल होना
एम दुर्घटना की श्रेणी में आएगा। किस क्लास के लिए आएगा? एम के लिए आएगा। सिग्नल व दूर संचार के उपकरणों का खराब हो जाना, यह किस में वर्गीकृत किया जाता है? एम दुर्घटना में वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए 79 नंबर के आंसर का उत्तर रहेगा एम। ठीक है। 80 नंबर में देखेंगे, आपदा प्रबंधन में, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में स्वर्ण घंटा का क्या अभिप्राय है? स्वर्ण घंटा का क्या अभिप्राय है? आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा का क्या अभिप्राय है? द फर्स्ट आवर आफ्टर द एक्सीडेंट, देखो सबसे पहले एक्सीडेंट टाइम, दूसरा 1 आवर बिफोर द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, सी में दे रखा है द फर्स्ट आवर आफ्टर द एक्सीडेंट, और डी में दे रखा है मेडिकल व्हीकल डिस्पैच टाइम। इसमें दुर्घटना के बाद का जो पहला घंटा होगा वो उसको हम स्वर्ण घंटा बोलेंगे। दुर्घटना के बाद का जो पहला घंटा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर्ण आवर्स बोलेंगे, गोल्डन आवर्स, स्वर्ण घंटा। तो 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, द फर्स्ट आवर आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है। 80 नंबर के क्वेश्चन के लिए सी सही रहेगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आगमन सिग्नल की लोकेशन तय करते समय, आगमन सिग्नल की लोकेशन तय करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? आगमन सिग्नल की लोकेशन तय करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? पहला है ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि ड्राइवर कहां से ब्रेक लगाना शुरू करेगा। दूसरा साइटिंग डिस्टेंस, कि कहां से दिखाई दे रहा है। तीसरा ग्रेडियंट, उतार चढ़ाव, और चौथा है नॉन ऑफ देम। देखो चौथे में थोड़ा गलत हो गया, नॉन ऑफ देम नहीं है, ऑल ऑफ देम है, और इसका उत्तर भी 81 में डी सही रहेगा। 81 क्वेश्चन का उत्तर डी सही रहेगा। और यह नॉन ऑफ देम नहीं है, यह है ऑल ऑफ देम। क्या है यह? ऑल ऑफ देम है। यानी कि आगमन सिग्नल की लोकेशन तय करते समय ब्रेकिंग डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा, साइटिंग डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा, और ग्रेडियंट का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। आगमन सिग्नल की लोकेशन तय करते समय सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। 81वें क्वेश्चन में रहेगा, नॉन ऑफ देम की जगह यहां कर लेना ऑल ऑफ देम पढ़ना। इसको क्या पढ़ेंगे हम? ऑल ऑफ देम। इसलिए 81वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा डी। ठीक है। 82वें सवाल में देखेंगे, 82वां क्वेश्चन देखेंगे, स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के संशोधित मानकीकरण, स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के संशोधित मानकीकरण का कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? कितने स्टैंडर्ड में वर्गीकृत किया गया है? इंटरलॉकिंग को कितने स्टैंडर्ड में वर्गीकृत किया गया है? ध्यान रहे, स्टेशनों को 4 भागों में स्टैंडर्ड में डिवाइड किए गए हैं। सारे स्टेशन है उनको 4 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी 82वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखो कोई और क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से मानकीकरण चेंज किए, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या क्या है, वो मैं कई क्वेश्चन के आएगा उसके बाद में बताऊंगा आपको। बाकी इसका 82 में इतना ही सही रहेगा कि कितने भागों में, कितने स्टैंडर्डों में बांटा गया है स्टेशनों को, तो इंटरलॉकिंग को तो 4 भागों में, स्टेशन की इंटरलॉकिंग को 4 स्टैंडर्ड में बांटा गया है, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ओडीसी कितने प्रकार की होती है? ओडीसी कितने प्रकार की होती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओडीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ओडीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ठीक है। और ओडीसी 3 प्रकार की होती है। 83वें क्वेश्चन में ए सही रहेगा। ओडीसी 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी। ओडीसी 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी। मैं एक बार थोड़ा सा ओडीसी के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूं कौन कौन सी होती हैं। ए जो ओडीसी होती है उसका जो चलाने की अनुमति है वो डीआरएम या पीसीओम के द्वारा दी जाती है। मंडल रेल प्रबंधक या मुख्य प्रधान परिचालन प्रबंधक के द्वारा ओडीसी, ए क्लास ओडीसी की ऑथोरिटी दी जाती है। और ए क्लास ओडीसी है वो दिन और रात दोनों में चलाई जा सकती है। बी क्लास जो ओडीसी होती है उसकी चलाने की परमिशन सेम उसी तरीके से डीआरएम या पीसीओम दोनों के द्वारा दी जा सकती है और वो दिन और रात दोनों में चल सकती है। सी क्लास ओडीसी की परमिशन केवल सीआरएस के द्वारा दी जाती है, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा दी जाएगी। लेकिन सी क्लास ओडीसी को केवल रात में नहीं चला सकते, केवल दिन में ही चलाई जा सकती है। सी क्लास ओडीसी केवल दिन में ही चलाई जा सकती है। 83 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, 3 सही रहेगा इसमें। ठीक है।
84 नंबर का प्रश्न देखेंगे, टाइप बी मार्ग की अधिकतम गति। टाइप बी मार्ग की अधिकतम गति कितनी रहेगी? इसका आंसर रहेगा ए 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी 84 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ए, टाइप बी मार्ग की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी संयुक्त दुर्घटना जांच कितने प्रकार की होती है? बड़ी संयुक्त दुर्घटना जांच कितने प्रकार की होती है? मैं आपको एक बार बता दूं, यह जांच 4 प्रकार की होती है। बड़ी संयुक्त दुर्घटना जांच कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है यह भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। पहली होती है रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जांच, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जांच यानी सीआरएस के द्वारा। दूसरा नंबर की है अधिकारियों की संयुक्त जांच। तीसरे नंबर की है वरिष्ठ अधीनस्थ की संयुक्त जांच। और चौथे नंबर की है विभागीय जांच। बड़ी संयुक्त दुर्घटना जांच 4 प्रकार की होती हैं। 85 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी बी 4। कौन कौन सी होती हैं? रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जांच यानी सीआरएस के द्वारा की गई जांच, अधिकारियों की संयुक्त जांच, वरिष्ठ अधीनस्थ की संयुक्त जांच और विभागीय जांच। ठीक है। 85 नंबर के क्वेश्चन का बी आंसर सही रहेगा। 86 नंबर का क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। इसके पहले के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर से आप जरूर देखना। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट का जरूर करना। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना। ठीक है। अगले वीडियो को जल्दी ही डालूंगा, इससे अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।